कहानी शुरू होती है लखनऊ में। एक छोटा सा बच्चा नाम बृजमोहन मिश्र, जब वो सिर्फ 7 साल के थे तो अक्सर घर में छुप छुप कर आईने के सामने अपने पिता अच्छन महाराज जी की नकल करते थे। अच्छा। हाँ, उनके पिता भी कथक के बहुत बड़े कलाकार थे, तो ये बच्चा उनके डांस टिप्स कॉपी करता था। हाँ, बच्चों की आदत होती है नकल करने की। बिल्कुल। तो एक रोज उनके पिता ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। अब छोटा बच्चा तो शायद डर गया होगा कि डांट पड़ेगी। हाँ, जाहिर है। लेकिन पिता ने डांटा नहीं, मुस्कुराए और कहा, बेटा मुझे यकीन है तुम हमारी विरासत को बहुत आगे ले जाओगे। क्या बात है, सोचिए उस पल ने उस बच्चे के मन पर क्या असर डाला होगा। वही तो, ये सिर्फ पिता का प्रोत्साहन नहीं था, शायद ये एक गुरु का अपने शिष्य में भविष्य देखना भी था। बिल्कुल सही। पारिवारिक माहौल और गुरु का सही मार्गदर्शन, खासकर शास्त्रीय परंपराओं में, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, यहीं से वो नींव पड़ी जिस पर बिरजू महाराज जी का पूरा कला संसार खड़ा हुआ। और बचपन की बात करें तो वो सिर्फ डांस की नकल ही नहीं करते थे। जैसा हमने शुरू में कहा, आवाजों में लय ढूंढना उनका पसंदीदा खेल था। बारिश की रिमझिम हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो या सड़क पर किसी ठेले वाले की आवाज, वो इन सब में एक पैटर्न, एक रिदम महसूस करते थे। ये असाधारण संवेदनशीलता है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये अनुभव करना है। हाँ बिल्कुल। वो आवाजों को सिर्फ शोर नहीं समझते थे, बल्कि उनमें छुपा हुआ संगीत वो पहचान लेते थे। ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ, कि क्या हम अपने चारों ओर की आवाजों पर ध्यान देते हैं? क्या ट्रैफिक के शोर में भी कोई पैटर्न हो सकता है? शायद हो, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। उनका ताल्लुक लखनऊ के मशहूर कालका बिंदादीन घराने से था, मतलब पूरा परिवार ही कथक को समर्पित। जी हाँ, घराना शब्द यहाँ समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक परिवार नहीं होता, ये एक पूरी शैली, एक परंपरा, एक सोच है। अच्छा। जो गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। और लखनऊ घराना तो खास तौर पर अपनी नजाकत, मतलब ग्रेस, सुंदरता और भाव यानी एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है। पंडित जी के पिता अच्छन महाराज और उनके चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज, ये तीनों ही इस घराने के स्तंभ माने जाते थे। सोचिए जरा, ऐसे माहौल में परवरिश जहां सुबह शाम घुंघरुओं की आवाज और तबली की थाप गूंजती हो। बिल्कुल, इसी माहौल ने बृजमोहन को बिरजू महाराज बनने की राह दिखाई। लेकिन ये राह हमेशा आसान नहीं थी, मुश्किलें भी आईं। हाँ, ये भी सच है। जब वो महज 9 या 10 साल के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। हाँ, इतनी कम उम्र में? जी, परिवार पर एक बड़ा संकट आ गया और यहीं उनके चरित्र की दृढ़ता सामने आती है। कैसे? इतनी कम उम्र में उन्होंने मंच संभाला, परिवार चलाने के लिए कथक के कार्यक्रम करने शुरू किए। ये सिर्फ जरूरत नहीं थी, ये कला के प्रति उनका गहरा लगाव और जिम्मेदारी का भाव भी दिखाता है। सही कहा, उन्होंने मुश्किलों को अपनी कला के रास्ते में आने नहीं दिया। बिल्कुल, बल्कि शायद उन्हीं मुश्किलों और अनुभवों ने उनके भाव पक्ष को, उनकी कला की गहराई को और बढ़ाया हो। और उनकी प्रतिभा और लगन देखिए, सिर्फ 28 साल की उम्र में। आप सोच सकती हैं, शास्त्रीय कला की दुनिया में 28 साल बहुत युवा उम्र मानी जाती है। हाँ, बहुत। उन्हें दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी के कथक केंद्र का हेड बना दिया गया। ये वाकई असाधारण था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। इससे उन्हें एक राष्ट्रीय मंच मिला, जहां वो सिर्फ परफॉर्म ही नहीं कर सकते थे, बल्कि कथक की अगली पीढ़ी को तैयार भी कर सकते थे। जी हाँ, और उनकी सिखाने की शैली भी उतनी ही अनोखी थी जितनी उनकी परफॉर्मेंस। वो सिर्फ तकनीक नहीं सिखाते थे, वो कला को जीना सिखाते थे। उनके जीवन से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी हैं। एक किस्सा लता मंगेशकर जी से जुड़ा है। अच्छा, वो क्या है? हाँ, कहते हैं एक बार लता जी ने उनसे बड़े सहज भाव से पूछा, महाराज जी ये गाने पर कथक कैसे करते हैं, मतलब ताल और सुर के साथ कदम कैसे मिलते हैं? अच्छा सवाल है वैसे। हाँ, अब महाराज जी का जवाब सुनिए। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, उन्होंने बस लता जी से गाने को कहा। गाने को कहा? हाँ, जैसे ही लता जी ने गाना शुरू किया, महाराज जी ने बिना किसी ढोल तबले के सिर्फ उनकी आवाज के उतार चढ़ाव, सुर और लय को पकड़कर ऐसा गजब का डांस किया कि सब हैरान रह गए। अरे वाह, बिना संगीत के सिर्फ आवाज पर? हाँ, कहते हैं लता जी के मुंह से बस यही निकला, आप तो जादूगर हैं। क्या बात है। ये किस्सा भाव की ताकत दिखाता है। भाव मतलब चेहरे और शरीर के हाव भाव से भावनाओं और कहानियों को कहना। हाँ। महाराज जी इसमें माहिर थे। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये
अनुभव की गहराई है। अच्छा। तभी तो जब वो विदेश में परफॉर्म करते थे, जहां लोग शायद हिंदी न समझते हों, तब भी वो अपने चेहरे से, आंखों से, हाथों के इशारों से कृष्ण की माखन चोरी या राधा का इंतजार ऐसे दिखाते थे कि दर्शक सीधे कहानी से जुड़ जाते थे। सच में कला की अपनी भाषा होती है जो दिल से दिल तक पहुंच जाती है, शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी का जीवन तो यही बताता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने इतने खूबसूरत ढंग से रखा। उन्होंने कथक को भारत के मंचों से निकालकर दुनिया भर में पहुंचाया। उनके कार्यक्रम, उनकी वर्कशॉप्स पूरी दुनिया में होती थी। हाँ, और लोग कथक सीखने उनके पास आते थे। और उनका असर सिर्फ क्लासिकल दुनिया तक ही नहीं रहा, हिंदी फिल्मों में भी उनका काम जबरदस्त है। हाँ, फिल्मों में भी। सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी से लेकर नई फिल्मों तक, जैसे देवदास का गाना काहे छेड़ मोहे, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल, या फिर बाजीराव मस्तानी का मोहे रंग दो लाल। इन सब में महाराज जी की छाप है। वो सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं देते थे, वो किरदारों के मन के भावों को डांस में ढालते थे। सही कहा, गाने के बोल और संगीत की आत्मा को पकड़कर उसे एक विजुअल रूप देते थे। वो नाचते हुए कहानी कहते थे। उनके पैर सिर्फ ताल पर नहीं चलते थे, वो बातें करते थे, अभिनय करते थे। उन्हें उनके योगदान के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला, और भी न जाने कितने पुरस्कार। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी दौलत, उनकी असली विरासत, उनके हजारों शिष्य हैं। हाँ, जो आज दुनिया भर में फैले हैं और उनकी कला को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। वो अक्सर एक बहुत गहरी बात कहते थे, नृत्य केवल कदमों की चाल नहीं, ये आत्मा की भाषा है। आत्मा की भाषा। वो डांस को सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी या टेक्निकल शो नहीं मानते थे। तो फिर क्या मानते थे? उनके लिए ये अपनी अंदर की भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी रूहानियत को व्यक्त करने का एक जरिया था। जब वो नाचते थे तो उनका शरीर, मन, आत्मा सब एक लय में होते थे। अच्छा। इसीलिए उनका डांस इतना रूहानी और असरदार लगता था। ये कला को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने का, संवाद करने का एक गहरा माध्यम मानने की बात है। उनकी क्रिएटिविटी सिर्फ डांस तक ही नहीं थी। आपको पता है उन्हें पेंटिंग और कविता लिखने का भी शौक था? अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। पेंटिंग और कविता भी? हाँ, वो अक्सर अपनी कविताओं पर ही डांस कंपोज भी कर लेते थे। कमाल है। ये दिखाता है कि एक सच्चा कलाकार अक्सर कई कलाओं में अपनी बात कहता है। हाँ। उनके लिए ये सब शायद एक ही रचनात्मक ऊर्जा के अलग अलग रूप थे। और उनकी शख्सियत का एक और पहलू था उनका मजाकिया स्वभाव। बहुत जिंदा दिल थे वो। अच्छा। हाँ, कहते हैं वो अपने शिष्यों के साथ बहुत घुल मिलकर रहते थे। कभी कभी उनकी चाल की नकल उतारकर उन्हें छेड़ते भी थे, हंसाते भी थे। इतने बड़े गुरु, लेकिन स्वभाव में एकदम सहज और सरल। बिल्कुल, कोई भारीपन नहीं। शायद इसीलिए वो इतने अच्छे गुरु भी साबित हुए। तो ये थी पंडित बिरजू महाराज जी की कहानी। एक ऐसा सफर जो लखनऊ की गलियों से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचा। एक कहानी मेहनत की, लगन की और उस खास नजरिए की जो साधारण चीजों में भी असाधारण संगीत ढूंढ लेता था। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि परंपरा का सम्मान करते हुए भी उसमें नयापन कैसे लाया जा सकता है। उन्होंने कथक के नियमों को बनाए रखा, लेकिन अपनी एक अलग शैली भी बनाई, उसे आज के जमाने के हिसाब से ढाला। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने हमें याद दिलाया कि कला हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर है। जरूरत है बस इसे महसूस करने की और उसे बाहर लाने की। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।